नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे कि जो नेचुरल नंबर है उनके लिए पीनो अभिग्रहित पढ़े थे। पीनो के एग्जाम पढ़े थे कि कैसे आप प्राकृत संख्याओं को अभिग्रहित कर सकते हैं, उनके एग्जाम्स बना सकते हैं या उनके जवाब जो बेसिक जवाब है, जो फंडामेंटल आंसर्स है वो दे सकते हैं। एग्जाम बनाते हैं ना, एग्जाम वो होते हैं जो शुरुआती नियम होते हैं। किसी भी चीज को शुरुआत करने के लिए आपको नियम बनाने होते हैं। प्रारंभिक नियम कहते हैं इनको, बेसिक नियम कहते हैं। इनको कभी भी सिद्ध नहीं किया जा सकता, इनको कभी भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। इनके ऊपर ही हमारी इमारत तैयार होती है। तो चलिए अब रियल नंबर की बात कर लेते हैं। रियल नंबर तो नेचुरल नंबर जितने सिंपल है नहीं। ऑब्वियसली बात है कि रियल नंबर को आप अगर पीनो अभिग्रहित से अगर आप रियल नंबर को बनाएं तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि अगर रियल नंबर को पीनो अभिग्रहित से बनाने की कोशिश करें और मैं पूछूंगी बताओ 1/2 कौन सा कहाँ से आया, तो पीनो अभिग्रहित में कहीं नहीं लिखा हुआ कि 1/2 कहाँ से आया। क्या पीनो अभिग्रहित समझा सकते हैं कि 1/2 कहाँ से आया? 1/2 से बड़े क्वेश्चन भी हो रहे हैं बेटा, आगे एक और अंडर रूट 2 कहाँ से आया, ये क्वेश्चन और भी ज्यादा मुश्किल होगा जो पीनो अभिग्रहित के पास नहीं होगा। तो पीनो अभिग्रहित नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसकी बुनियाद तय कर सकते हैं, लेकिन वो रियल नंबर के तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि रियल नंबर उससे भी कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उससे कई गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो आपको रियल नंबर को समझाने के लिए जो रियल नंबर के एग्जाम्स है उसमें आपको 4 एग्जाम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ 4 एग्जाम, क्योंकि एक एग्जाम से ये काम नहीं चलेगा। 4 एग्जाम्स के सेट्स है जिनसे आपको सेट करना होगा। सबसे पहला होगा एक्सटेंड एग्जाम, एक्सटेंड एग्जाम जिसे कहते हैं प्रसार अभिग्रहित। अभी धीरे धीरे मैं आपको सार के बारे में डिटेल से समझाऊंगा। एक बार पहले मैं सबके नाम बता देता हूँ कि चारों अभिग्रहित कौन कौन से हैं। सबसे पहला है प्रसार अभिग्रहित, एक्सटेंड एग्जाम। दूसरा होता है फील्ड एग्जाम, फील्ड एग्जाम जिसको कहते हैं क्षेत्र अभिग्रहित, क्षेत्र अभिग्रहित। तीसरा अभिग्रहित जो होता है वो होता है ऑर्डर एग्जाम, ऑर्डर एग्जाम जिसे क्रम अभिग्रहित कहते हैं। चौथा होता है कंप्लीटनेस एग्जाम, कंप्लीटनेस एग्जाम जिसे कहते हैं पूर्णता अभिग्रहित, पूर्णता अभिग्रहित। क्या है अभिग्रहित, एक एक के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे, समझेंगे डिटेल से। जब हम चारों के बारे में पढ़ लेंगे तो हम रियल नंबर के बारे में पढ़ चुके होंगे। यानी इसे ऐसे समझिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो हाथी बहुत बड़ा है, हाथी बहुत बड़ा है। अब हाथी के चारों तरफ जो लोग खड़े होंगे वो हाथी का एक एक हिस्सा ही बता पाएंगे। जो सामने खड़ा होगा वो कभी नहीं बता पाएगा कि हाथी की पूंछ छोटी होती है। क्या वो बता पाएगा? जो हाथी के सामने खड़ा है क्या वो बता पाएगा कि हाथी की पूंछ छोटी होती है? क्योंकि उसे हाथी की पूंछ नजर ही नहीं आ रही होगी, उसे हाथी की सूंड नजर आ रही होगी। तो वो हाथी के सूंड के बारे में बता सकता है, दांतों के बारे में बता सकता है, आंखों के बारे में बता सकता है, आगे वाले चेहरे के बारे में बता सकता है, ठीक है, लेकिन वो पूंछ के बारे में नहीं बता सकता। अब एक आदमी पीछे खड़ा है, वो ये कहेगा हाथी की पूंछ छोटी होती है, उसे सूंड के बारे में कुछ नहीं पता, वो सूंड के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि उसका मुंह कैसा होगा कैसा नहीं होगा। साइडों में खड़ा है, उसे पैर दिख रहे हैं, उसे पेट दिख रहा है, पेट बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, समझ रहे हैं? तो यही वो एग्जाम है। एग्जाम का मतलब होता है कि कई बार आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ डिटेल से नहीं बता सकते, तो हमें कई एग्जाम्स की जरूरत पड़ती है। क्योंकि रियल नंबर की जो बनावट है वो हाथी की तरह है। ये एक हाथी है जिसके पास सूंड भी है, जिसके पास हाथ भी है, जिसके पास पैर भी है, जिसका शरीर भी बड़ा है, जिसके पास छोटी सी पूंछ भी है। कई चीजें हैं जिसको आप एक में नहीं डाल सकते, इसलिए आपको अलग अलग एग्जाम सेट बनाने पड़ेंगे। जो ये सब मिलके जब आप सबको मिला लेंगे तो आपको पूरा हाथी समझ में आ जाएगा। समझ गया? तो 4 प्रकार के अभिग्रहित है कि सबके बारे में बात करूंगा मैं। प्रसार अभिग्रहित, क्षेत्र अभिग्रहित, क्रम अभिग्रहित, पूर्णता अभिग्रहित। विश्वास कीजिए ऐसा कुछ भी कोई अभिग्रहित मैं नहीं छोड़ने वाला जिसके बारे में आपको डिटेल से ना बताऊं। मैं हर किसी के बारे में पूरे तरीके से आपको खुल के बताऊंगा कि है क्या ये, क्या है ये। सबसे पहला प्रसार अभिग्रहित के बारे में बात कर लेते हैं। प्रसार अभिग्रहित, ये अभिग्रहित कहता है कि अगर यदि कोई समुच्चय प्रसार अभिग्रहित की पालना करता है तो उसके पास कम से कम 2 अवयव होने चाहिए और 2 भिन्न भिन्न अवयव। यदि कोई समुच्चय, कोई भी समुच्चय चाहे वो रियल नंबर ही क्यों ना हो, देखिए ये अभिग्रहित है। ये अभिग्रहित का मतलब है इसकी पालना करे या ना करे। करेगा तो हम कहेंगे वो प्रसार अभिग्रहित को मानता है, नहीं करेगा तो हम कहेंगे प्रसार अभिग्रहित को नहीं मानता। हमारे रियल नंबर मानते हैं इस बात को। अभिग्रहित अलग बात है, मानना न मानना अलग बात है। अभिग्रहित एक बात है, एक कथन है। जैसे मैंने एक अभिग्रहित बनाया सत्य अभिग्रहित, जिसका मतलब है कि इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। अब इस अभिग्रहित को कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, ऑब्वियसली बात है ज्यादातर मानेंगे ही नहीं। लेकिन अभिग्रहित का ना तो वो गलत होता है ना वो सही होता है। अभिग्रहित एक कथन होता है, एक विचार होता है, एक बात होती है। अगर आप मानते हैं तो आप बोलेंगे हम भी सत्य को मानते हैं,
इस सत्य अभिग्रहित को मैं मानता हूँ, वरना आप नहीं मानते हैं बस। तो प्रसार अभिग्रहित एक बात है, एक विचार है जो ये कहता है कि यदि कोई समुच्चय में कम से कम दो अवयव हो, कम से कम दो अवयव हो, तो वह प्रसार अभिग्रहित की पालना करता है। जिसके पास भी दो एलिमेंट है वो प्रसार अभिग्रहित की पालना करता है। और अच्छी बात यह है कि हमारा रियल नंबर प्रसार अभिग्रहित को मानता है। वास्तविक संख्याएं प्रसार अभिग्रहित की पालना वैसे तो चारों की ही करती है। तो वास्तविक संख्याएं प्रसार अभिग्रहित की पालना करती है। वास्तविक संख्या प्रसार अभिग्रहित को मानती है। इसका मतलब है कि वास्तविक संख्याओं में कम से कम दो अवयव होते हैं। आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो, दो क्या, इसमें तो बहुत सारे होते हैं। बेटा धीरे धीरे बनेगा। आप जिसे हाथी नहीं पता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसने कभी जिंदगी में हाथी नहीं देखा और आप उसको हाथी के बारे में बता रहे हैं, तो उसे क्या बताएंगे आप? उसे कैसे बताएंगे हाथी के बारे में, हाथी क्या है? तो आप एक बार ये मान के चलिए कि मैं आपको शुरू से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको पहले से छोटी क्लास में सब कुछ बारे में पता चल गया, इसलिए आपको पहले से जानकारी है, इसलिए आप ये बात कह रहे हैं कि दो। सपोज करो अगर मैं रियल नंबर की बजाय कोई और सुरियल रियल नंबर के बारे में बढ़ा रहा होता, तो तब आप कह पाते क्या कि नहीं तो सर दो मजाक कर रहे हैं आप, तो इतना अनंत होते? आपको नहीं पता होता, तब आपको नहीं पता होता, लेकिन यहाँ आपको पता है इसलिए आपको ये लग रहा है। तो धीरे धीरे हम फाउंडेशन जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं। तो वास्तविक संख्याएं प्रसार अभिग्रहित की पालना करती है। इसका मतलब वास्तविक संख्याओं में कम से कम दो अवयव होते हैं। तो रियल नंबर एटलीस्ट, रियल नंबर का जो सेट है एटलीस्ट उसके पास दो एलिमेंट तो कंफर्म तौर पे होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। यानी अगर सेट ऑफ रियल नंबर की काउंटिंग करें, गिनती के आधार पे बात करें, तो उसमें दो से ज्यादा अवयव होंगे या दो के बराबर होंगे, लेकिन दो से कम नहीं होंगे। इस अभिग्रहित को मानने की वजह से ये बात इस पे लागू होगी कि वास्तविक संख्याएं में कम से कम दो भिन्न भिन्न अवयव होते हैं। यह प्रसार अभिग्रहित। धीरे धीरे खुलेंगे पढ़ते प्रसार अभिग्रहित का सेंस समझाऊंगा कि ये दो एलिमेंट को ही पे क्यों प्रेशर डाल रहा है, ऐसे दो एलिमेंट क्या है, तो अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि दो एलिमेंट ये बड़े कमाल के एलिमेंट है बेटा, बहुत कमाल के। दो कमाल के एलिमेंट कौन है? अगर थोड़ा सा मैं आपको हिंट दिलाऊं तो एक है 0 और एक है 1। 0 और 1 आगे देखिएगा, ये 0 और 1 जो है यही पूरे रियल नंबर का मूल ढांचा इनकी वजह से ही बन पाता है। अगर ये दो भाई साहब ना होते तो ये ढांचे नहीं दिखते अभी आपको। चलिए आगे आते हैं। अगला हो गया एक्सटेंड, एक्सम, फील्ड हो गया फील्ड मतलब क्षेत्र अभिग्रहित। क्षेत्र अभिग्रहित कहता है, क्षेत्र अभिग्रहित जो कहता है यदि कोई समुच्चय स्वयं पर परिभाषित दो संक्रियाएं जिसमें से एक का नाम योग रख लें, एक का नाम गुणन रख लें, गुणन के लिए क्षेत्र हो तो वह क्षेत्र अभिग्रहित की पालना करता है। मतलब अगर कोई समुच्चय के पास दो संक्रियाएं हो और एक का नाम योग रखा जाए, एक का नाम गुणन रखा जाए, एक का नाम योग, यदि कोई समुच्चय क्षेत्र अभिग्रहित, मैंने पहले समझा दिया, ये एक नियम है जिसपे भी कोई पालना करना चाहेगा तो हम कहेंगे बेटा क्षेत्र अभिग्रहित पे लगता है, नहीं लगता। अब ये मत सोचिएगा कि रियल नंबर पे ही क्षेत्र अभिग्रहित लगते हैं। क्षेत्र अभिग्रहित रियल नंबर के अलावा भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी क्षेत्र अभिग्रहित की पालना करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर भी जो होते हैं वो भी क्षेत्र अभिग्रहित की पालना करते हैं। तो क्षेत्र अभिग्रहित एक अभिग्रहित है। जैसे एक बॉल से खेलना एक अभिग्रहित है। फुटबॉल भी बॉल से खेला जाता है, वॉलीबॉल भी बॉल से खेला जाता है, क्रिकेट भी बॉल से खेला जाता है। तो बॉल अभिग्रहित क्या हुआ कि जो भी खेल बॉल से खेला जाएगा, इसका मतलब वो खेल बॉल अभिग्रहित यानी गेंद अभिग्रहित की पालना करता है। अब गेंद अभिग्रहित जो गेंद से खेल रहे हैं वो गेंद अभिग्रहित की पालना करते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र अभिग्रहित क्या है? जो क्षेत्र बनाते हैं। अगर कोई समुच्चय और उसके पास दो संक्रियाएं हैं जिनमें से एक का नाम है योग और एक का नाम रहेगा गुणन, और वो क्षेत्र की सारी शर्तें, आपको क्षेत्र की याद होगी 12 शर्तें, नहीं याद है तो अगले लेक्चर में डिटेल से मैं आपको क्षेत्र के बारे में समझाऊंगा, तब आप देख लीजिएगा। अभी सिर्फ मोटा मोटी बता रहा हूँ कि कोई समुच्चय हो और उसके पास दो संक्रियाएं हो जिसका एक का नाम योग और एक का नाम गुणन हो, और वो अपने योग और अपने गुणन के लिए क्षेत्र की सारी शर्तें 12 शर्तों को पूरा करता हो, तो हम कहते हैं कि वो क्षेत्र अभिग्रहित की पालना करता है। और इत्तेफाकन और बढ़िया तरीके से हमारा जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, वो क्षेत्र अभिग्रहित की पालना करती है। वास्तविक संख्या क्षेत्र अभिग्रहित की पालना करती है। अब मैंने हाथी की पिक्चर क्लियर होती जा रही है, क्षेत्र अभिग्रहित की पालना करता है। इसका मतलब रियल नंबर जो होते हैं उनके पास एक जोड़ होता है और एक गुणा होती है।
और उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र के जो 12 रूल है वो होते हैं। 12 रूल में पता है आपको बड़ी चीजें छुपी हुई है। 12 रूलों में एक और है कि रियल नंबर के पास जीरो होगा, क्योंकि जो क्षेत्र का जो नियम होता है, क्षेत्र के जो नियम होते हैं वो आपको याद होंगे, थोड़े बहुत नहीं याद है तो कोई घबराइए मत, अगले लेक्चर में आपको पूरा रियल नंबर समझाऊंगा मैं। तो रियल नंबर का एक रूल था, रियल नंबर का एक जोड़ और गुणा, जोड़ का योज्य तत्समक इनके पास होगा तो जीरो इनके पास होगा, और गुणन तत्समक एक जिसे एक कहते हैं वो इसके पास होगा तो जीरो वन यहाँ आ जाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जोड़ आ गया, गुण आ गया, माइनस के नंबर भी यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि अगर एक अगर आर के पास है तो माइनस एक भी आर के पास होगा। 1/2 अगर इनके पास है तो माइनस 1/2 भी इनके पास होगा। तो बट्टे वाले नंबर और वाले नंबर सारे इससे आ जाएंगे, आपको बट्टे के नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, माइनस के नंबर मिल जाएंगे, जीरो मिल जाएंगे, प्लस के नंबर मिल जाएंगे, ये सारे नंबर आपको क्षेत्र अभिग्रहित से मिल जाएंगे। लेकिन फिर आप कहोगे सर जब क्षेत्र अभिग्रहित ने वास्तविक संख्याओं को पूरा बना दिया तो अब और क्या पढ़ने की जरूरत है? नहीं बेटा, पूरा नहीं बनाया। पूरा क्या नहीं बनाया? अभी भी कैसे पता चला? अभी भी वो बात गायब है। कौन सी बात गायब है? मैं पूछूं कि 3/2 और 1/2 में से कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? तो आप कहोगे सर 3/2 बड़ा है, 1/2 छोटा है। और मैं आपसे पूछूं कि 3 और 2 में से कौन बड़ा है, तो जवाब आएगा 3 बड़ा है, 2 छोटा है। लेकिन मैं अगर जगह पूछूं कि ये बात आप कहां से कह रहे हैं, कौन से उपनिषद में से, कौन से वेद से, कौन से पुराण से आप ये बात कह रहे हैं, तो कोई जगह है आपके पास बताने के लिए? तो आप कहोगे ना, कोई जगह नहीं है जहां से आप ये बता सकोगे 3 2 से बड़ा होता है। तो समझे, मैंने कहा ना हाथी का एक हिस्सा कवर किया है इसने, ये मत समझे पूरा हाथी कवर हो गया। इसने जो कवर किया है वो डिटेल से अगले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि इस अभिग्रहित ने कवर कर लिया कि जीरो आएगा, वन होगा, माइनस के नंबर होंगे, बट्टे के नंबर होंगे, ये सारे नंबर रियल नंबर में होंगे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ गायब है। तो तीसरा अभिग्रहित आता है क्रम अभिग्रहित। क्रम अभिग्रहित, क्रम अभिग्रहित, ऑर्डर एक्शन, जो क्रम के अभिग्रहितों को मानता है। कोई भी समुच्चय, कोई भी समुच्चय अगर क्रम के अभिग्रहितों को मानता है तो उसे कहते हैं कि ये क्रम अभिग्रहित की पालना करता है। क्रम के अभिग्रहित क्या है अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन क्रम के अभिग्रहित तय करते हैं कि समुच्चय के कौन से अवयव बड़े होंगे, कौन छोटे होंगे, और बड़े कब तक बड़े रहेंगे, छोटे कब तक छोटे रहेंगे। इस बात के बारे में जानकारी जो है वो आपको क्रम अभिग्रहित देगा। अब डिटेल से अपन बात करेंगे इनके ऊपर, सबके एक करके खुल के दिखाऊंगा आपको कि क्रम के अभिग्रहित कौन कौन से हैं, क्या क्या कहते हैं, क्या क्या बात बताते हैं, वो रहेगा। अब आप कहोगे सर क्रम अभिग्रहित अगर मान लिया जाए उसके बाद तो पूरे हो गए, तो मेरा जवाब है नहीं, अभी भी पूरे नहीं हुए। तो क्या रहेगी? पूंछ रहेगी, हाथी की पूंछ रहेगी, हाथी की पूंछ रहेगी। पूंछ कैसे? आपके जो क्रम अभिग्रहित है, जो आपके क्षेत्र अभिग्रहित है, जो प्रसार अभिग्रहित है, वो अभी तक इस बात को नहीं समझा सकते कि √2 जो है वो एक रियल नंबर है। √2 एक रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि क्रम अभिग्रहित का तो √2 से कोई लेना देना नहीं है, तो बड़े या छोटे की बातें करते हैं, तो यहाँ बड़े छोटे की बात हो ही नहीं रही है। बट्टे के नंबर क्षेत्र से आ सकते हैं, बट्टे के नंबर बन जाएंगे क्षेत्र से, लेकिन √2 जो है वो अभी तक नहीं समझा सकता कि रियल नंबर के पास √2 कैसे आया। √2 जो है वो रियल नंबर के पास कैसे आया, इसका जवाब अभी तक नहीं मिलेगा। ये जो अपरिमेय संख्याएं हैं ये रियल नंबर के पास कहाँ से आई, इसका जवाब ढूंढने के लिए अभी एक अभिग्रहित की और जरूरत है, जिसका नाम है पूर्णता अभिग्रहित। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिग्रहित है, बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर ये अभिग्रहित ना होता तो आप कभी ना समझा पाते कि पाई एक रियल नंबर है। पूर्णता अभिग्रहित, कंप्लीटनेस, जो इस बात पे प्रकाश डालेंगे कि √2 कहाँ से आया, क्यों आया √2, रियल नंबर में √2 क्यों होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभिग्रहितों का थोड़ी सी ब्रीफ आइडिया आपको हो गया होगा कि जो रियल नंबर होते हैं वो कौन से 4 अभिग्रहितों से बनते हैं, एक्सटेंड, फील्ड, ऑर्डर और कंप्लीटनेस या पूर्णता अभिग्रहित। ये चारों अभिग्रहित मिलाकर आपके रियल नंबर को वेल डिफाइंड करते हैं, सही ढंग से डिफाइंड कर देते हैं। इससे आपका रियल नंबर जो हाथी है वो पूरा का पूरा, जिस बच्चे ने कभी हाथी नहीं देखा है वो इन चारों नियमों के आधार पे आप उसे पूरा हाथी दिखा सकते हैं। मतलब वो ये चारों अभिग्रहित जब आप उसको बताएंगे तो उसे पूरा समझ में आ जाएगा कि हाथी कैसा दिखता होगा, और फिर अगर वो कभी हाथी से मिला तो तुरंत पहचान लेगा कि ये हाथी, कुछ भी छुपेगा नहीं, कुछ भी चीज छुपी हुई रहेगी नहीं रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। घबराइए मत अगर आप सोच रहे हो कि मैंने डिटेल क्यों नहीं बताई, क्योंकि डिटेल अभी बहुत लंबी है, थ्योरम भी है इनके बीच के अंदर। पूरी ये जो टॉप यूनिट है ना, पूरा यूनिट है ये 4 अभिग्रहित। ये कोई एक लेक्चर में खत्म नहीं होने वाला। अभी तो एक टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उस पर थ्योरम करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उस पर थ्योरम करेंगे, इस तरीके से कि अभिग्रहित के ऊपर थ्योरम बनती जाएगी, वो पढ़ेंगे अभी तो, है ना, वो अभी काफी कुछ है। तो उसको एक बार छोड़िए,
फिलहाल मोटा मोटी जो चीजें हैं वो आपको मैंने समझा दी, आइडिया दिखा दिया कि कैसे हम क्या करने वाले हैं। बाकी अगले लेक्चर में डिटेल से और बात करेंगे एक टॉपिक पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।